नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जंतर मंतर पर हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट समेत आयोजकों और जंतर मंतर से हिरासत में लिए गए सभी 109 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ दंगा करने की विभिन्न धाराओं, लोक सेवक के वैधानिक काम में बाधा उत्पन्न करने, लोक सेवक के वैधानिक आदेश की अवहेलना करने, लोक सेवकों के साथ मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन धाराओं में कुछ जमानती और कुछ गैर जमानती हैं, लेकिन इन धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। इसलिए कानूनन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पहलवानों को केस से जूझने में करीब 10 साल लग सकते हैं। पहलवानों ने 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान संसद के पास महिला महापंचायत लगाने की घोषणा की थी। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी को लेकर पहलवानों ने जंतर मंतर से संसद भवन की ओर कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की उनसे झड़प हो गई। पुलिस ने जंतर मंतर से 109 महिला व पुरुष पहलवान समेत उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। पूरी दिल्ली से करीब 800 समर्थकों को हिरासत में लिया गया। देर शाम पहले सभी महिला पहलवानों को छोड़ दिया गया, उसके बाद अन्य को भी छोड़ दिया गया। सभी को सख्त हिदायत दी गई कि वो दोबारा जंतर मंतर पर धरना नहीं देंगे। हिरासत में लेने के दौरान पहलवानों व उनके समर्थकों की पुलिसकर्मियों से जमकर हाथापाई और झड़प भी हुई। घटना में करीब 10 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, जिनमें 4 महिला कर्मी शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो वहां इस दौरान मौजूद हैं। पुलिस हिरासत से छोड़े जाने के बाद देर शाम साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं है। वो लोग दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचकर सत्याग्रह जारी रखेंगे। ट्वीट के बाद पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहां अभी लंबे समय तक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कल के धरने और उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, कल की स्थिति जो बनी वो बेहद खराब थी। हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। जंतर मंतर से 10 कदम की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। हमें जबरदस्ती बस में उठाकर डाला गया, हमें घसीटा गया, हमें चोट भी आई है। नई दिल्ली जिले के डीसीपी प्रणव तायल का कहना है कि पहलवानों को किसी भी सूरत पर जंतर मंतर पर धरने पर नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर कोई दोबारा वहां आने की कोशिश करेगा तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। बार बार कानून हाथ में लेने पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। करीब 36 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को रविवार को कानून हाथ में लेने पर वहां से खाली करा दिया गया। करीब 109 की संख्या में पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने उन्हें अलग अलग समूह में अलग अलग थाने में रखा। देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिकेडिंग था। तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहां पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कांस्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं।
तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन हमें तो साक्षी मलिक कह रही थी कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जंतर मंतर से सामान हटाने के बाद उनके समर्थन में आए लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को मौके से हटा दिया। यह सभी पहलवान शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि पहलवानों के सामान को अस्थायी तौर पर जंतर मंतर से हटाया गया है। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। हमारे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार आंदोलनकारी जो होते हैं उनके हक क्या क्या होते हैं? हेलो ऋषिपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आंदोलनकारियों के क्या कुछ हक होते हैं, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए। देखिए, कोई भी आंदोलनकारी जो होता है, जिसको पीसफुल प्रोटेस्ट करना होता है, तो उसका अधिकार होता है अपनी बात को पीसफुल तरीके से करने का। लेकिन अगर उसके ऊपर मान लीजिए कहीं जगह नोटिफिकेशन को धारा 144 लिखी है या प्रशासन ने उसको रोक लगा दी, तो नियमों के तहत लेकर जो आंदोलन है वो करना होता है। आंदोलन करने से पहले प्रशासन को ये आज्ञा नहीं होती कि इतने लोग जो है उस आंदोलन में होंगे और जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रशासन की अनुमति के आधार पर ही आप कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है या कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है आंदोलनकारियों की कि उस प्रोटेस्ट को वो तुरंत खत्म करें। अगर फिर भी करते रहते हैं तो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंस है, वो फिर उनको झेलने पड़ते हैं। जी संदीप जी, कल से तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख ही रहे हैं। पहलवान कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के आरोपित व्यक्ति का संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को कुछ ही घंटे लगे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में उन्हें 7 दिन लग गए थे। 7 दिन लग गए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक आदेश नहीं दिया तब तक नकारे लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज की। और आज महिला सम्मान की बात करने वाले लोग और जो है बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग, देखिए एक बात, कुछ चीजें आती हैं आपके कल्चर से, आपके संस्कारों से कुछ चीजें निकल कर आती हैं जी। देखिए मोदी जी आसाराम के चेले हैं, तो आप समझिए कुछ न कुछ तो असर होगा ही ना। कि आसाराम के अगर चेले हैं तो आसाराम में कौन से कृत्य में जेल में है, तो वो असर आता है। तो असर भूषण सिंह हो, चिन्मयानंद स्वामी हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, एक जो है 377 वाले मध्य प्रदेश के नेताजी हो, तो इनके लगातार आप देख लीजिए, अभी जौनपुर जिले में नीचे भाजपा का कार्यालय और ऊपर जो है चल रहा है वृक्ष का काम करा रहे हैं भाजपा के नेता। ये इनका चाल चरित्र चेहरा रहा है। देखिए काफी दिन विपक्ष में रहे, तो विपक्ष में इनकी बड़े बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं आपने, तो बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पहले इन पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, डिबेट को फिर आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इनके बड़े नेता इतनी अभद्र टिप्पणी के चक्कर में अपनी सदस्यता खो चुके हैं और उनको पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता खत्म हो गई और ये वही बड़ी पार्टी दोबारा था। तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विषय में बोलने से पहले उसके शब्दों की गरिमा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टीवी के माध्यम से, टूरिस्ट के माध्यम से पूरा देश आपको सुन रहा होता है और चीजों को समझ रहा होता है। बिल्कुल। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का या बोलेंगे वो उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खाली भाजपा या कांग्रेस के नहीं,
प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं ना, तो उनकी भी गरिमा होती है। बिल्कुल उनकी गरिमा होती है। और आप देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की बयानबाजी की वजह से ही राहुल गांधी के ऊपर भी मानहानि का केस हुआ। उससे तो आपको यहाँ पर सबक लेना चाहिए संदीप त्रिपाठी जी, फिर भी आप इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैंने आसाराम के चेले हैं, पचासों हजारों वीडियो में दिखा दूंगा। वो कह रहे हैं कि इनके चेले हैं, तो हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? पहली चीज, अरे सुनो, तुम्हारा कैसा रहा है? देखिए आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। आप सभी लोग डिबेट को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। हम पहलवानों की बात कर रहे हैं ना संदीप जी, सुन लीजिए, पहलवानों की बात कर रहे हैं, उन देश की बेटियों की बात कर रहे हैं। पूरी बात आ जाने दीजिए। उस मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे को कहीं से कहीं मत ले जाइए। मनोज जी, ठीक है मनोज जी, कल नई संसद का उद्घाटन हुआ, देश का नया इतिहास लिखा गया, लेकिन इस देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई है उससे आप लोगों की छवि धूमिल हो रही है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। जी बताइए। नहीं, पहले बात तो आ जाने दीजिए। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। मैंने पूरी आधी बात बोली, आप बात खत्म। तरीका आप मत बताइए सर मुझे। रिक्वेस्ट, सवाल मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा भी आपसे निवेदन है, आप डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम आप भाषा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। हम सिर्फ अरे विचार बिल्कुल, क्या कैसी आप बात करें, भाषा गलत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बात ही न करे, उसके लिए हम जिम्मेदार है ना, हम बैठे हैं। अरे ठीक है सर, शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है, शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। आप मुझे मर्यादा का पाठ बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले भाजपा को क्यों बचा रही हैं आप? सवाल तो आने दीजिए। सवाल मैंने पूछा, आपने जवाब दे दिया है। अरे अब मैं उनसे सवाल करूं कि नहीं करूं? कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछ लीजिए, चलिए ठीक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। अरे ठीक है, हम बिल्कुल ध्यान रखे हैं, वो आपको दिक्कत हो सकती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कल्चर नहीं होता तो ब्रिजभूषण सिंह सरन को बचाने के लिए ये 7 दिन बाद कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज नहीं करते। और पास्को जैसा एक्ट में मुकदमा लिखा हुआ है, वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, सदन में जाकर जो है उद्घाटन में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो शर्म की बात है ना। तो ये मैंने जो बातें ये कही, ये जो भूमिका मैंने बनाई, इसकी सिर्फ एक वजह थी। ये वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, ये इनका कल्चर रहा है। ये बचाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को लास्ट समय तक बचाते रहे और वो मुख्यमंत्री आवास से निकल कर। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब जवाब ले लूं मैं? जी बिल्कुल। मनोज जी, कल नई संसद का उद्घाटन हुआ है, देश का नया इतिहास लिखा गया, लेकिन इस देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई है वो भी पूरे देश ने देखी है। इससे आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जो छवि है वो धूमिल हो रही है? जी, अब महिला पहलवानों का जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर सब राजनीतिक पार्टी, आप देखिए कि इनका मुकदमा दर्ज हो गया, FIR होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारे काम हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए और लाइव होना चाहिए। उसके लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है मैं तैयार हूँ नार्को टेस्ट कराने के लिए। तो अब आप देखिए कि जब देश में इतिहास रचा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, तब आप कहते हो कि हम प्रदर्शन लेकिन मनोज जी, इस बात को तो आप नहीं झुठला सकते ना कि इन बेटियों ने भी इतिहास लिखा है, विश्व में हमारे देश का नाम बढ़ाया है, उसको भी तो आप नहीं झुठला सकते ना। जब वो मेडल लेकर आती हैं तो आप फोटो खिंचाते हैं, जब वो पीड़ा में होती हैं तो आप उनका दर्द भी नहीं पूछते हैं। जी आप बताइए कि जब ये 2 महीने पहले बैठे थे, जब ये बैठे तीसरे दिन ही मंत्री ने बुला के मीटिंग करके इनके साथ बैठे समिति का गठन किया और चीजें की, और उस बच्चे ब्रिजभूषण सिंह को बोल दिया कि जब तक इसका जो है डिसीजन नहीं आएगा आप चीजों को नहीं करेंगे। लिखित में ले गया उनसे, पर लेकिन इन्होंने रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया और ये फटाफट जो दोबारा फिर बैठ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब ना इनको देश के कानून पर, देश की सरकार पर किसी को भरोसा बचा नहीं। अब आप देखिए कि कल ये छोटी सी रूढ़ी पे बैठे थे नई पार्लियामेंट की, और इन्होंने कहा कि हम तो जाके घोषणा करेंगे, हम तो जाके धरना देंगे वहाँ। तो आप ही बताइए क्या ये उचित था क्या
अगर भाई आपकी बातें, आपको ये जगह है, आप बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए। आपकी जांच चल रही है, अगर आपकी जांच नहीं चल रही है, क्या कुछ लेकिन नहीं होता? एक चीज आपको भी तो देखनी चाहिए ना मनोज जी, कि जिन पहलवानों को आप अपना गौरव बता रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने दंगा भड़काने की धारा लगाई है। ऋषिपाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब पुलिस आंदोलनकारी को हिरासत में ले सकती है? देखिए, एक तो मैं आपकी डिबेट को सुन रहा था, और अगर मैं डिबेट को निरपेक्ष रूप से देखता हूँ तो जो शब्द बदसलूकी वाला है, ये बदसलूकी शब्द शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस बल जो होता है, जब भी कोई आंदोलनकारी अगर पुलिस को मान लीजिए नहीं उनको उनके जो उनका ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो उनके पास जो पुलिस बल को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। और जहां तक मैंने देखा है उसमें यही है, जो भी महिला जो रेस्लर्स हैं, उन रेस्लर्स को पुलिस लेडी कर्मी हैं, वो उनको उठा रही हैं और उठा के उनको गाड़ी में लेके जा रही हैं। यही पुलिस बल होता है, जिस पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इसी तरीके से आंदोलनकारियों को उस जगह से उठाती है। इसके अलावा बदसलूकी हम तब बोल सकते हैं कि हाँ, जो बियॉन्ड दी जो लॉ है, बियॉन्ड दी पावर जाकर किसी पुलिस ऑफिसर्स ने वो काम किया जो कि उसकी लिमिट में नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महिला जो रेसलर है, वो हमारे सम्मान की बात है, उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन ऐसा समय, ऐसा दिन जिस दिन देश का और गौरव बढ़ना था, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था, शायद वो दिन न चुन के आप वो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण देने का और काम किया गया। बेहतर था कि वो उस बात को अगर वो हाई कोर्ट में लेके जाते कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स है, हमारी इन्वेस्टिगेशन है, उसको टाइम बाउंड किया जाए, उसको 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट किया जाए, तो वो एक राइट फॉरम होता। उसको राजनीतिक रूप देना, प्रधानमंत्री तो ऑर्डर नहीं करेंगे, ना कोई ऑर्डर करेगा। जो ये जुडिशियल मैटर है, ये सब जुडिस मैटर है, पुलिस के पास मैटर है। आपको धरना है तो पुलिस स्टेशन के सामने या पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस को दबा दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वहीं से होगी। या कोर्ट में जाइए कि इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड किया जाए। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें से अधिकतर गवर्नमेंट प्रिविलेज की धाराएं हैं। लोक सेवक को कार्य में बाधा पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इन धाराओं की गंभीरता को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई केस बनता है, धारा 144 जब लागू होती है, तो ऐसा नहीं कि धारा 144 लागू हो गई और जाते ही जो वहाँ पे आंदोलनकारियों को उठा लिया जाता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको उनका बल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले धारा जब 144 लागू होती है, तो जो वहाँ पे एसीपी कंसर्न होता है, वो बुलंद आवाज के अंदर सबको इन्फॉर्म करता है, सबको बताता है कि इस क्षेत्र में धारा 144 लग गई है, लोगों को इन्फॉर्म करता है। ऐसा नहीं किसी को कोई कहे कि मुझे तो पता नहीं था और आपने मेरे को इस केस के अंदर मुझे इन्वॉल्व कर दिया। वो स्पेसिफिकली ऑर्डरली सब और वो रिकॉर्डिंग होती है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये धारा लग गई है, नोटिफिकेशन हो गया, आपको हिदायत दी जाती है कि आप इस तरह खाली कर दो। उसके बाद भी जब कोई मान लीजिए अपराधी, कोई आंदोलनकारी वहां से नहीं जाता, तब पुलिस जो उस बल का प्रयोग करती है। और फिर उस बल को प्रयोग करने में अगर मान लो कोई अड़चन आती है, तो ये पुलिस का अधिकार है, कानून में एस्टेब्लिश लॉ है कि इन्हीं धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। ठीक है, संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए, पहली बात तो बहुत सारे आंदोलनों में हमने भी भाग लिया है। रिषपाल जी, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन जो है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उनसे किस तरीके से गिरफ्तारियां होती हैं और किस तरीके से राजनीतिक गिरफ्तारियों में नेताओं की गिरफ्तारियां कैसे होती है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हमने देखी है। इस बात से हमारे जो है मनोज भाई, एक बात आपको केवल एक सेंटेंस ये है कि लॉ कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बात आ जाने दीजिए। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब लोग बराबर होते हैं, चाहे वो नेता होता है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे आम आदमी हो। अगर कोई भी लॉ तोड़ता है तो ऐसा लॉ में कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है कि कोई अगर मान लीजिए सेलिब्रेटेड पर्सन होगा उसकी गिरफ्तारी ऐसी होगी और नेताओं को ऐसी, आम आदमी की ऐसी। कानून की जानकारी रखते हैं हम भी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपकी ही बहुत जबरदस्ती बन रहे हैं आप तो। संदीप जी, किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अब सुन लीजिए, वो इतने सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई चीज बता रहे हैं तो उसको सुन लीजिए बीच में। नहीं, ठीक है ना, तो बता दीजिए। कानून को वो अच्छे तरीके से जानते हैं, वो उनका काम है, वो उनका रोज का काम है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कोई तरीका नहीं है संदीप जी बात करने का। कैसे होती है? एक ही गुना नहीं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना, जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं संदीप जी। आप कानून में बराबर होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम सजा क्यों? रिषपाल जी बताइए मुझे। हाँ, क्या कहा सर आपने? किसी कानून के उल्लंघन में मिनिमम और मैक्सिमम सजा क्यों होती है? अगर एक ही बराबर ही होता है सब कुछ, तो
वो सब्सटेंशियल लॉ है, प्रोसीजर लॉ जो है सबके लिए बराबर है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो चाहे आम आदमी होगा, क्या वो जो लॉ जो प्रिस्क्राइब है सबके लिए बराबर है। वो जिसमें जो आपने टेस्टिंग की बात की है वो उस तरह होता है जिससे तैयार किया जाए, तो देखा जाता है कि व्यक्ति जो है उसकी एज कितनी है, वो क्या काम करता है, वो क्या उसमें व्यवस्था सबकी लिखी जाती है। मुझे पता हो सकता है कि आप उनके वकील हो, लेकिन आप उनको बचाइए मत। देखिए यहाँ लड़ाई राजनीतिक इसलिए है क्योंकि एक सांसद का मामला है और वो सत्ता दल से जुड़ा हुआ मजबूत ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम ये कहता है कि उसका मुख्यमंत्री जी से खुलेआम चैलेंज करता है मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में। खुलेआम वो जो है प्रधानमंत्री को चैलेंज करता है कि अगर हम जाएंगे तो हम डूबेंगे तो भाजपा को भी ले डूबेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने से डरती है। नहीं तो बताइए बुलडोजर चल जाता है, घर गिर जाता है और एक आदमी को बस पास्को जैसा है। इसमें तो आपने ऋषिपाल जी से पूछा नहीं कि पास्को एक्ट पर सांसद नहीं कोई हो। अरे ठीक है, मैंने नहीं पूछा संदीप जी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं उनसे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपकी भाषा ही नहीं समझ पा रही हूँ कि आपकी भाषा का स्तर इतना कैसे गिर सकता है। वो आपको लगातार सरसर करके इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं, आपको शायद वो इज्जत रास नहीं आ रही है। आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं? पिछले इतनी देर से हम आपको देख रहे हैं, इतनी देर से हम आपको देख रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का नहीं समझते? ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है संदीप जी डिबेट में बैठने का और इस तरीके से बात करने का। वो भी हमारे सम्मानित मेहमान है, वो भी हमारे गेस्ट है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं संदीप जी। वो कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता है, कानूनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते हैं। मनोज मंडल जी वो जबरदस्ती ब्लेम कर रहे हैं खिलाड़ियों को। वो कहना ये चाहते हैं कि खिलाड़ी सब गुनाहगार हैं, बाकी फिर लूथर सिंह पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। संदीप जी सुनो, आराम से धैर्य रखिए। आप एक गिलास पानी पीजिए, पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए, आराम से धैर्य रखिए, धैर्यपूर्वक बातों को सुनिए। सुन लीजिए संदीप जी सुनिए मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चंदा सम लिया करिए, इससे भाजपा की भक्ति कम होगी और आपका जो खून जितनी जल्दी उबाल मार बहुत बढ़िया। और कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आपकी जो भाषा का स्तर है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है संदीप जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपकी भाषा कैसी है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है संदीप जी, पूरा देश देख रहा है। कुछ राहुल गांधी से सीख लेते, राहुल गांधी से सीख लेते ना। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, वो मोहब्बत की बात करते हैं। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? कुछ उनसे ही सीख कर आ जाते हैं, आप उनसे सीख कर आ जाते हैं। मनोज जी ठीक है सर, हो गया, बस हो गया, प्लीज सर, हो गया मनोज जी। आज तक विभूषण सिंह से पूछ रहे हैं पुलिस, आप ही देखिए। ठीक है सर, दूसरों को मौका आने दीजिए, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी ऐसे तो बातें करनी है जिससे कि डिबेट का सारा माहौल ही खराब हो जाए। और जिस विषय पे हम डिबेट करने आए हैं, जिस विषय पे हमें बातचीत करनी है, वो बात ही ना हो। तो स्थिति क्या है कि इनको इस बात से मतलब ही नहीं है कोई कि डिबेट में करना क्या है, होना क्या चाहिए। तो आपको गिरफ्तारी पहले कि पूछताछ पहले ये बताइए। आप वकील है ना, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के भी, बताइए मुझे संदीप जी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो पहले संदीप जी, मनोज जी बात कर रहे हैं, ऋषिपाल जी नहीं बात कर रहे थे उस वक्त। नहीं पूछिए ना उनसे, ऋषिपाल जी से समझ निकल रहा है। हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं मुझसे पूछिए। आपको एक्ट में गिरफ्तारी पहले होती है, जांच पहले होती है? देखिए संदीप जी, आप जो कह रहे हैं ना कि एक केस के अंदर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मामला न्यायपालिका का है, तो न्यायपालिका या कोर्ट अरे ये सुन तो लीजिए। आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मेरे साथ पहलवानों से बदसलूकी क्यों मामले में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।